हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। लगभग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जहां पॉलिटी कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग चर्चा करेंगे जो काफ़ी चर्चा का विषय रहता है इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी देश की पॉलिटी में क्या चल रहा है रिलेट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आई हैं उनकी एक एक इंटरप्रिटेशन समझनी पड़ती है। अगर हम प्रियम्बल की पूरे मैसेज को समझ पाएंगे तो एटलीस्ट हमें एक ही मैसेज पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैसेज है वो समझ पाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट फॉर स्टैंड है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे है, तब ये बात हमें समझ में आ सकती है। इंडियन प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी विवाद मचा रहा और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवन भारती की केस में माना कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वही चीज़ 1960 में इंद्री बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एक सिर्फ को परिचय पत्र है, उद्देशिका है। तमाम सारे विद्वानों ने भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में अपनी राय रखी है, अपनी प्रियम्बल के बारे में अपनी थॉट्स रखी है। किसी ने इसी को संविधान की कुंजी कहा है, किसी ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है और किसी ने कहा है ये संविधान का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिससे संविधान का उद्देश्य या प्रिंसिपल समझ में आता है। तो नैनी पालकीवाला ने भारतीय प्रियम्बल को परिचय पत्र कहा। उसी तरह से जब डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हो रही थी तो इसी बात पे बहस हो रही थी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव लेकर जो आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। क्वेश्चन कई जगह पे प्रीलिम्स से पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव है, कौन लेकर, यानी कि उसको प्रपोज कौन किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया संविधान सभा के द्वारा। तो अंतिम प्रोसेस में इस प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव को जोड़ा गया। इसमें कई सारे देशों के संविधान की क्या कहते हैं अध्ययन किया गया। अध्ययन के बाद ये जोड़ दिया गया ताकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं पढ़ रहा है तो जैसे कहते हैं ना, कोई अपना इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन से ही भारतीय संविधान की मूल्य, उसके सिद्धांत, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है इंडियन पीपल के प्रति, ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो जैसे कि स्क्रीन पे प्रियम्बल आपको दिख रहा होगा कि इंडियन प्रियम्बल बात करता है विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन। एक फोल्ड में ये जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है वो 3 फोल्ड में बात करता है। ऊपरी फोल्ड अभी मैंने पढ़ी कि जहाँ पर पहला वर्ड प्रोनाउन यूज हुआ है वी, प्लूरल फॉर्म है, यानी हम यहाँ पे डोनेट कर रहा है द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम अभी एक एक वर्ड का मतलब भी हमें समझना है। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वर्ड वी आया है। यहाँ पे वी डिनोट कर रहा है द पीपल ऑफ इंडिया के, भारत के लोगों को जो है वी डोनेट कर रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा, उसके लोगों के लिए एक कैसा राज्य बना रहे हैं। 5 वर्ड यूज किया है। पहला वर्ड आपका है सॉवरेन, यानी कि सॉवरेन की जो मतलब, सॉवरेनिटी का जो मतलब होता है, जिसको हिंदू में प्रभुत्व संपन्न भी कहते हैं। इट मीन्स, सॉवरेनिटी मीन्स वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट टू इंटरफेयर्ड बाय एनी ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो हमारी टेरिटरी है, हम वहाँ पर पूरी तरह सुप्रीम पावर है, यानी कि हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है। हमें ही अपने देश की पॉलिसी बनानी है और हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सॉवरेन का मैं सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ। जब मैं कॉन्स्टी का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन कायदे से की जाएगी। आज यहाँ पे हमें सिर्फ फासली प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव मतलब बताना है, व्हाट इज द, इसका मतलब क्या है। उसके बाद सॉवरेन के बाद बात आती है सेकुलर की। सेकुलर मतलब कि स्टेट हैज नो रिलीजन। सीधी भाषा में ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, वो किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है, बट उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। तो ये हो गया सेकुलर का मतलब, जो कि जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के मतलब से।
उसके बाद एक वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड भी जो है जोड़ा गया था, दो वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, हम एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं जो कि समाजवाद की तरफ बढ़े, जहां पे समाजवादी से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सोशल फिनोमिना है वो इक्वल रहे, इंसान के बीच में विभेद न रहे, सबको बराबर की एसेस रहे, उसमें किसी प्रकार की बायसनेस न हो। सोशलिस्ट की बात कर रहा है। सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट तीन हो गया। चौथा टर्म है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वही लोकतांत्रिक, यानी कि हमारा जो स्टेट मतलब जो भारत है, ये अपने साथ कौन सा गुण लिए हुआ है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतांत्रिक दो वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे पूछते हैं एक साथ डेमोक्रेटिक भी है रिपब्लिक भी है, दोनों में अंतर क्या है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी हम लोग सब जानते हैं, डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों का शासन हो। एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, अब्राहम लिंकन की है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही डेमोक्रेसी है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाई गई है वो दोनों मिक्स करके है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक व्यवस्था है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेट जिसका राष्ट्राध्यक्ष, जिसके राष्ट्र का मुखिया वंशनागत ना होकर उसका चुनाव होता हो। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये रिपब्लिक नहीं है, ये राजतंत्र है। तो हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा ये नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी पद के लिए, जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो वो उसका चुनाव होता है, वो वंशनागत नहीं है। हर 5 साल बाद उसका चुनाव करती है। हमारे यहाँ किसी किसी डेट में रिपब्लिक रूम में डायरेक्ट चुनाव होता है, कहीं पे इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो चुनाव है इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है वो डायरेक्ट होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये पांचों टर्म्स का एक बेसिक सा मतलब है। बाकी जब कॉन्स्टी पढ़ी जाती है और कॉन्स्टी के एलिमेंट पढ़ी जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी जाती है, तो पॉलिटिकल साइंस के ही पैरेलल ये लेक्चर्स है। आज पहला लेक्चर ये मेरा प्रियम्बल पे है, इसके बाद मल्टीपल सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस पे कुछ टॉपिक्स पे लेक्चर लेकर आएंगे। तो ये पांचों का एक अपना मतलब है। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों का शासन हो, जो सरकार हो लोगों के प्रति की लायबिलिटी हो, ये सारे प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। सरकार की किसके प्रति जिम्मेदारी है। उसके बाद कह रहा कि इन सारे लोगों मतलब भारतीय लोगों को, वी द पीपल, इंडिया वर्ड आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन सारे लोगों को सिक्योर करने की बात कर रहा है। इसके नागरिकों को सिक्योर करने की बात कर रहा है। अब सेकेंड फेज की बात चलती है। जो सिक्योर करने की बात हो रही है उसमें क्या है, आपका जस्टिस है। पहला वर्ड ही जस्टिस है, ठीक है ना। जस्टिस में 3 प्रकार की बात कर गई है। कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। फिर उसके बाद लिबर्टी की बात की गई है, फिर इक्वालिटी की बात की गई है, फिर फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो ये ऐसे टर्म्स अब हम इंट्रोड्यूस कर रहा है जो प्रियम्बल है, इससे ये समझ में आता है। पहले फेज में ये समझ में आ गया कि भारत एक ऐसा देश है जिसका ना तो अपना कोई रिलीजन है, वो सभी धर्मों को सम्मान करता है, वो एक समाजवादी स्टेट है जहाँ पे इंसानों के बीच और इंसानों के बीच में कोई विभेद नहीं, सबको समान अवसर प्राप्त होगा अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। वो एक लोकतांत्रिक राज्य है, वो एक गणतंत्र राज्य है, और वो एक सॉवरेन यानी संप्रभु राज्य है। दूसरे स्टेज में कहा कि यहाँ के लोगों को सुनिश्चित किया जाता है, जो इसके लोग हैं, नागरिक हैं भारत के, उनको पहला सुनिश्चित क्या किया, जस्टिस सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पे न्याय की बात हो रही है, और यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय दिया हुआ है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये कह दें कि ये क्वालिफाइड नहीं है, ये किसी आर्टिकल नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये जितने भी बात कर रहे हैं हम जस्टिसेस की, पहला एक टर्म जस्टिस है, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट में या अदर प्रोविजंस में सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक जस्टिस का, पॉलिटिकल जस्टिस का राइट दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को समान जस्टिस का अधिकार होगा। तो पहले हम जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस मतलब न्याय का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को एस्टैब्लिश बाय लॉ, एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट एक ऐसी मैकेनिज्म होगा जिससे हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और न्याय को 3 भागों में बांटा गया कि हर व्यक्ति को सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय इन द सेंस ये है कि समाज में किसी भी इंसान के बीच में किसी भी प्रकार का
रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, क्रीड, इन सब के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। दैट इज द सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं। यानी कि लॉ की नज़रों में हर व्यक्ति समान होगा और न्याय देते समय किसी व्यक्ति के किसी भी, जो मैंने अभी ग्राउंड बताए हैं, इसका आधार नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी सोशल जस्टिस। फिर बात करा इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस इन द सेंस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस में हर व्यक्ति को देश में जितने संसाधन हैं उस संसाधन में रहते हुए उसको जीविकोपार्जन का समान अधिकार होगा, उसको समान जीविकोपार्जन चलाने के अवसर प्राप्त होंगे। यह है आपकी इकोनॉमिक जस्टिस, जो भी रिसोर्सेस हैं देश में, जो कि फंड डीपीएस में भी आगे चल के बात करता है। फिर आपकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से पॉलिटिकल राइट होंगे इस देश में, सबको वोट देने का राइट होगा, सबको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट होगा, पॉलिटिकल पार्टी को दफ्तरों में जाने का राइट होगा, यानी किसी को भी भेद नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की जस्टिस की प्रियम्बल बात करता है, जो कि पूरा मैसेज देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ क्या कैरेक्टर लिया हुआ है। तीसरी आपकी बात करता है लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ये इतने सब टर्म्स आए हैं, इसको हम शॉर्ट में कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रियम्बल यानी भारतीय संविधान ये कल्पना करता है कि भारतीय लोगों को, इस प्रियम्बल में कल्पना कर रहा है यानी बता रहा है कि हम ऐसी चीज को इंश्योर कर रहे हैं इन द वे ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो लिबर्टी यानी कि आजादी की बात कर रहा है कि इस देश के नागरिकों को आजादी होगी अपने एक्सप्रेशन की, यानी वो कोई भी चीज व्यक्त कर सकते हैं, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, पूजा करने की, आस्था रखने की, वो किसी में भी आस्था रख सकते हैं। वो उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, जो कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बातें आस्था या प्रोविगेशन ऑफ द रिलीजन की बात की गई है। तो ये पूरी तरह से आर्टिकल जितने भी टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोविजन में दिए हुए हैं जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इतनी सारी बातें लिबर्टी होगी, हर व्यक्ति आजाद हो, किसी को माने किसी को ना माने, स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी धर्म को मान रहे हो, नहीं, सबको आजादी है व्यक्त करने का। इस देश में नास्तिक भी रह सकता है, इस देश में आस्तिक भी रह सकता है, इस देश में अग्नोस्टिक भी रह सकता है, इस देश में क्या कहते हैं किसी भी चीज को मानने वाला भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी किसी की आस्था में या किसी के बिलीफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, सबको अपना मानने का अधिकार। ये हमारे देश की लिबर्टी है, जो हमारे देश को सबसे सर्वोच्च बनाती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। उसके बाद बात आती है लिबर्टी के बाद फ्रेटर्निटी की बात आती है। हमारा प्रियम्बल कहता है कि भाई हम भाईचारा की बात करते हैं, टर्म लाता है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात, सॉरी इक्वालिटी की बात आई कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज कही गई है हमारे नागरिकों के लिए कि इस देश में सभी को इक्वालिटी होगी, समानता होगा। किस चीज के लिए? कि वो अपना स्टेटस समान सबका हो, उनको अपॉर्चुनिटी समान हो इस देश में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके हम फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल हम देते हैं, समानता का राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक राइट टू इक्वालिटी का ही बात करता है। यही मैसेज रहा कि हर व्यक्ति को स्टेटस सेम होगा, स्टेटस में कोई बायसनेस नहीं है, और हर व्यक्ति को इस देश का नागरिक है तो उसको हर चीज में अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। फिर बात फ्रेटर्निटी की करता है कि इस देश में ये कोशिश की जाएगी कि सभी लोगों के बीच में उनके अंदर भाईचारा, अखंडता का प्रमोशन किया जाएगा कि देश में भाईचारा बना रहे, हमारा देश अखंड बना रहे, इसमें कोई फूट न डाल पाए, कोई अखंडता ना आ पाए। ये भी बात प्रियम्बल हमारी करता है। और ये सारी बातें करने के बाद हमारा जो प्रियम्बल था वो 26 नवंबर 1949 को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इनैक्ट अडॉप्ट कर दिया गया। यही लगभग दिया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछता है। प्रियम्बल में अगर कुछ, जैसे 2 बात सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही हैं केशवानंद भारती के बेरुवारी केस में, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है क्या भारतीय प्रियम्बल को कभी संशोधन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यस, मैंने जैसे कहा 42nd अमेंडमेंट में 2-3 चीजें जोड़ी गई, सेकुलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, उसके साथ साथ आपकी इंटीग्रिटी और यूनिटी वर्ड इसमें लाया गया, देश की एकता और अखंडता की बात की गई, ये चीज जोड़ा गया। तो अभी एक बार ओनली 1 टाइम अमेंडमेंट प्रियम्बल का हुआ है। और हमेशा जब भी कोई केस या कोई डिस्प्यूट आता है सुप्रीम कोर्ट के पास या जुडिशियल बॉडीज के पास,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर, तो हमेशा प्रियम्बल का हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है कि जो हमारा प्रियम्बल का स्पिरिट है वो नहीं गायब होनी चाहिए, प्रियम्बल की स्पिरिट रहनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रियम्बल। बहुत इस पे बातें की जा सकती हैं, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इसे रखा है कि इसको कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे, तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक पे लेकर आएंगे और एक एक टॉपिक पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इंडिया में डेमोक्रेसी का क्या कंडीशन है, रिपब्लिक क्या है, इन सब की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।